हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सीबीएसई हिंदी क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 की पुस्तक में कवि ऋतुराज जी के द्वारा रचित कन्यादान कविता से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपनी इसके पहले की वीडियो में कवि ऋतुराज जी के जीवन परिचय व इनकी रचनाओं के बारे में और इनके द्वारा लिखी गई कन्यादान कविता को व्याख्या के साथ बहुत इजी तरीके से समझा दी थी। और जो स्टूडेंट मेरे इसके पहले की 2 वीडियो को न देखे हों वो मेरे इस चैनल में जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी आज जो मैं अपनी इस वीडियो में ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान के प्रश्नों का जो अभ्यास कराने जा रही हूँ वो सारे प्रश्नों के उत्तर आप सभी को आसान लगें। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और जिन्होंने अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं अपनी आगे की जितने भी वीडियो को अपलोड करूं उन सब की भी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप ये देखिए स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान के कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इसके साथ ही देखिए इसमें रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न तथा पाठ्येतर सक्रियता के भी प्रश्न दिए गए हैं। तो इसके साथ ही साथ इन प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें का यानी कि कन्यादान कविता का पहला प्रश्न देखती हूँ। और पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखाई देना। तो इस प्रश्न के उत्तर में देखा जाए तो कन्यादान जो कविता है वह नारी जागृति से संबंधित है। और जैसा कि इन प्रश्नों से यानी कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, यहाँ इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। और जैसा कि एक माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और परंपरागत आदर्शों के बंधनों के दुख को झेल चुकी थी और उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का समाज में शोषण किया जाता है। और यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से देखा जाए तो माँ ने ऐसा इसलिए कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि वह यह कहना चाहती है कि तुम लड़की होने के सारे गुणों से परिपूर्ण रहना, परंतु यह ध्यान जरूर रखना कि तुम्हारी शारीरिक कोमलता को कोई कमजोरी समझकर फायदा न उठाए। इसलिए लड़की जैसी तो रहना परंतु लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। और अब दूसरे प्रश्न को देखती हूँ। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। और इसमें आगे पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। और दूसरा प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा है। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरे प्रश्न में, जैसे कि यहाँ कन्यादान कविता की पंक्ति दी गई हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। और इस पंक्ति का पहला प्रश्न है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो इन पंक्तियों में समाज में स्त्री के प्रति बरती जा रही कटुता या स्त्रियों पर किए गए अत्याचार की ओर संकेत किया गया है। और जिस प्रकार उन पर अत्याचार किया जाता है
ताकि वे दहेज ला सकें और उन्हें कुछ भी नहीं माना जाता है तथा उनकी कोमलता को कमजोरी समझकर फ़ायदा उठा लिया जाता है। और देखा जाए तो इन सबसे बड़ा कारण यह है कि स्त्रियों को अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों से अवगत नहीं किया जाता है। तो ये हुआ दूसरे प्रश्न में पूछे गए प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर। और अब इसमें का दूसरा प्रश्न भी देख लेती हूँ। तो दूसरा प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा है? तो इस प्रश्न के उत्तर में देखा जाए तो हर माँ के लिए उसकी बेटी अंतिम पूंजी के समान होती है और उसकी खुशी अपनी बेटी के सुखद जीवन को देखकर मिलती है। और जैसा कि हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी अपने कार्यों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे ताकि कोई उसका शोषण न कर सके, यानी कि उसके भोलेपन का फ़ायदा न उठा सके। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना जरूरी समझा है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसमें का पूरा होता है। और अब तीसरे प्रश्न को पढ़ती हूँ। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। और इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी इसके पहले की वीडियो में ऋतुराज जी की कविता कन्यादान में इस पंक्ति को व्याख्या के माध्यम से पढ़ा चुकी हूँ। और जिन्होंने मेरी इसके पहले की वीडियो को देखा व समझा होगा उन्हें ये प्रश्न आसान लग रहा होगा। और जिन लोगों को ये प्रश्न कठिन लग रहे हैं वो मेरे इस चैनल में जाकर मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं ताकि उन्हें भी ये सारे प्रश्न आसान लगें। तो चलिए इसमें का तीसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो इस तीसरे प्रश्न के उत्तर को आप सभी को एक बार फिर से स्पष्ट करवा देती हूँ कि जैसा कि कन्यादान कविता की इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि लड़की को सभी समाज की कटुता स्पष्ट नहीं है, उसे अपने उत्तरदायित्व, मर्यादाओं, कर्तव्यों का ज्ञान है, परंतु कटुता का अभाव नहीं है। जिस प्रकार उसके कविता पढ़ने पर भाव स्पष्ट हो जाते हैं पर व्यंजना नहीं, उसी प्रकार उसे समाज की कटुता का आभास नहीं है, यानी कि उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधले तस्वीर की तरह थी जिसे तो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। और अब चौथा प्रश्न देखती हूँ। चौथा प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो इस प्रश्न के उत्तर में जैसा कि हर माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है और एक माँ ही बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख में भागीदार होती है। और कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस करती है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली या अकेली हो जाएगी, क्योंकि वह बचपन से अपनी पुत्री को संभालकर उसका पालन पोषण कर एक संचित पूंजी की तरह करती है। और जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। यानी कि माँ अपनी बेटी से अत्यंत प्रेम करती है। जिस प्रकार किसी को अंतिम पूंजी से लगाव व प्रेम होता है, उसी प्रकार माँ के लिए उसकी बेटी अंतिम पूंजी के समान लगती है, जिससे दूर होने पर वह बहुत दुखी होती है। तो ये भी प्रश्न इसमें का पूरा होता है। और अब पांचवें प्रश्न को भी देख लेती हूँ। और पांचवा प्रश्न है,
माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो कन्यादान कविता के माध्यम से माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्न सीख दी है, जैसे कि माँ ने अपनी बेटी को अपने कर्तव्यों के पालन करने के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने की सीख दी है। और अगली सीख यह देती है कि वह लड़की के सभी गुणों से परिपूर्ण हो, परंतु अपनी कोमलता को अपनी कमजोरी का कारण मत बनने देना। और कहती हैं कि वस्त्रों और आभूषणों के भ्रम में मत जीना, क्योंकि यह परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। और अगली सीख यह देती हैं कि पानी में भी मत झांककर रीझना और अपनी खूबसूरती को अपना घमंड मत बनने देना। और कहती हैं कि नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। तो ये पांचवा प्रश्न भी कन्यादान कविता का पूरा होता है। और अब आगे दिया है रचना और अभिव्यक्ति। तो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न का अभ्यास भी आप सभी को करा देती हूँ। और जैसा कि छठा प्रश्न है, यानी कि रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, और प्रश्न दिया गया है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तो इस प्रश्न के उत्तर में देखा जाए तो कन्या माता पिता के लिए कोई बेजान वस्तु नहीं है, बल्कि उनका संबंध उनकी अपनी भावनाओं से है। और दान की बात करें तो दान वस्तुओं का होता है, बेटियों का नहीं। तो बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना सुखदायक होता है। कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है, अतः विवाह उसी से करवाएं जो आपकी पुत्री के योग्य हो और खुद को आपका ऋणी समझे कि आपने अपने जिगर के टुकड़े को उन्हें दिया है। तो ये था रचना और अभिव्यक्ति के छठे प्रश्न का उत्तर, यानी कि कन्यादान कविता के अंतिम प्रश्न का उत्तर। और यहीं पर कवि ऋतुराज जी के द्वारा रचित कन्यादान कविता से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। और इसमें देखिए आगे दिया है पाठ्येतर सक्रियता, जिसमें लिखा है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। और नीचे है, यहाँ अफगानी कवित्री मीना किस्वर कमाल की कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं। क्या आपको कन्यादान कविता से इसका कोई संबंध दिखाई देता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो इनकी, यानी कि अफगानी कवित्री मीना किस्वर कमाल की कविता है मैं लौटूंगी नहीं, यानी कि इन्होंने मैं लौटूंगी नहीं अपनी कविता का नाम दिया है। और इनकी कविता मैं लौटूंगी नहीं की कुछ पंक्तियाँ हैं, जैसे मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं, मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। तो यहाँ पाठ्येतर सक्रियता में जो दिया गया है ये देखा जाए तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अब आपके नहीं आने वाले हैं। और देखा जाए तो आपका सिलेबस भी कम होता जा रहा है, इसलिए इस कविता को मैंने सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य मात्र से ही दी हूँ। और अगर आप इस कविता को समझने के उद्देश्य से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस कविता की एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी, जिसे आप देखकर पढ़ सकते हैं। और ये देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए ये यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी
डाल दी हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप यदि आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता दूँ कि आपको यहाँ प्रश्नों के उत्तर तो मिल जाएंगे, लेकिन ये देखिए, ठीक है। और आपको बताने जा रही थी कि इन प्रश्नों को देखने से मात्र से ही आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको ऐसे और भी उदाहरण मिलेंगे जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर और भी आसान लगने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सभी को इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी लेनी है या अलग से कुछ नया पढ़ना है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो अभी नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आप सभी को भी मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगले दिन मैं आप सभी को इसके आगे का लेसन यानी कि लेसन 9 मंगललेश डबराल जी के बारे में पढ़ाऊँगी। और आप सभी को मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।